ठीक है, तो उम्मीद है सब लोग आ गए होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डी सेट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां हम डेली नए नए सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है। तो सब लोगों का वेट करते हैं 1 मिनट के लगभग, उसके बाद अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने जो आपका करिकुलम है उसको यूट्यूब की पोस्ट में रखा हुआ है, तो अपने ईयर वाइज आप क्लासेस को ले सकते हैं। कल की जो क्लास थी वो फर्स्ट ईयर के लिए थी, आज की जो क्लास है वो सेकेंड ईयर के लिए है। आज का जो सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो जितने भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर के हैं उनके लिए आज की क्लास कंपलसरी है, और अगर कोई फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर का है तो वो भी इस क्लास को ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा स्लोगन है, ईश्वर की प्रेरणा से, माँ बाप बहन भाई के आशीर्वाद से आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है, आप देख रहे हैं डी सेट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, जैसा हमारे लर्निंग का एक पैरामीटर होता है कि हम हर लर्निंग को स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, इसको भी हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टोरी का नाम है हमारा द स्टोरी ऑफ संवाद। जहां पर एक शहर है, शहर में कुछ लोग हैं, अपनी बातों को कहने के लिए उन्हें एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, अपने विचारों को एक दूसरे को देने के लिए। तो वो किस तरीके से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, यही हम इस सब्जेक्ट में समझने का प्रयास करें। जैसे हमारा सब्जेक्ट जब शुरू होता है तो कम्युनिकेशन उसका पहला पैरामीटर है कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन बेसिकली अपने विचारों को, अपने जो नए नए आइडिया हैं या फिर कोई फीलिंग है, दूसरे व्यक्ति को इजी वे में समझाना, उसे संतुष्ट करना, यही सब चीजें हम कम्युनिकेशन के माध्यम से समझते हैं। अब इसमें सेंडर, रिसीवर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, हम इनकी मदद से क्या क्या काम कर सकते हैं, एक वाइटल फ्लो कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का, अपने कम्युनिकेटर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें काम करना है या फिर आम जीवन में भी कम्युनिकेशन का क्या रोल है, यही हम इस सब्जेक्ट में समझते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन जो होता है वो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक, दूसरी जगह तक पहुंचाने का एक माध्यम है। अब ये जो माध्यम है ये अलग-अलग तरीके से डिवाइडेड होता है। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब भी हम कुछ मौखिक संचार करते हैं, जिसमें या तो हम अपनी बातों को बोल रहे हों या तो लिख रहे हों, अपने आइडियाज को या तो बोल के हम प्रेजेंट करें या फिर लिख कर हम प्रेजेंट करें, ठीक है? तब हम उस तरीके के कम्युनिकेशन को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम सीक्रेट सिग्नल्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, टोन, इन सब का उपयोग करते हैं अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति, दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, घर में माताएं होती हैं, अगर बच्चा शैतानी करता है तो जरूरी नहीं है मेहमान के सामने भी उठा के चप्पल मारने लगे, वो भी अलग अलग तरीके के जेस्चर्स का इस्तेमाल करती हैं। हमारी माता इस्तेमाल करती थी आंखों को बड़ा करना कि आप शांत हो जाओ,
अब शैतानी नहीं करनी है और इनके जाने के बाद तुम्हारी खैर नहीं। तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। वर्बल कम्युनिकेशन क्या था? उनके जाने के बाद हमें अच्छे-अच्छे शब्दों का चयन करना, कैसे हम दूसरे के सामने बिहेव करें, ये समझना। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन दोनों के ही पार्ट हैं। वर्बल में ही फॉर्मल भी आ सकता है और इनफॉर्मल भी आ सकता है। कैसे? अगर मैं वर्बल कम्युनिकेशन की बात करता हूं, उसके अंदर फॉर्मल कैसे आएगा? आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर के हिरार्की के पर्सन के साथ, आपके सुपरवाइजर हैं, आपके लाइन कंट्रोलर हैं या फिर आपके इंजीनियर हैं, उनके साथ जब भी आप एक फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, सर कह के बात करेंगे या फिर अपनी बातों को रखने का एक स्पष्ट तरीका होगा आपका, तो वो आप लिखित रूप से भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। अब वही चीजें अगर आप कैंटीन के एस्पेक्ट से समझें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल हो सकता है। कैसे? आपके सीनियर हैं, वहां पर प्लांट हेड भी बैठे हुए हैं, आपके सीनियर ने पानी का इशारा करा, ठीक है? और आपके सामने कहा ऐसे, एक ग्लास पानी। आप गए, तुरंत आपने लाके वहां पे उनको प्रेजेंट करा। या फिर किसी को अगर बुलाना है, स्टेज में कोई कॉन्वोकेशन चल रहा है, तो उन्होंने कहा अब आप नाम लीजिए। तो वहां पर भी उन्होंने फॉर्मल जेस्चर्स का इस्तेमाल करा। लेकिन अगर वहीं पर वो इनफॉर्मल जेस्चर्स का इस्तेमाल करें तो वो कैसे हो सकता है? वो आपको एक अलग भाषा में उपयोग ना करके कुछ अलग तरीके के इशारे करें, तो वो भी इनफॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के हमारे कुछ टाइप होते हैं। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन वो भी मैंने आपको बताया कि स्पीकिंग और राइटिंग है इसमें। हमें सही शब्दों का चयन करना, हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमें समझना और हमारे शब्द इतने टिपिकल नहीं होने चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उसको समझ ही ना पाए। जैसे जब मैं अपने यंग स्टेज में था तो बहुत सारे शब्दों को मैं ऐसे चयन कर लेता था जिनका मतलब कुछ और है, लेकिन मैं कहना कुछ और चाहता हूँ। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैं उस तरीके के शब्दों का चयन करता था। तो जब आप जिस कम्युनिटी में बैठे हैं, उसके हिसाब से ही आपको उन शब्दों का चयन करना है। लिखाई में भी आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, उनमें भी आपको ज़्यादा बातें कम शब्दों में कहना सीखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपने देखा फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, आई कॉन्टैक्ट। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, आप सब लोग बैठे हैं और मैंने एक जेस्चर किया कि आप सब लोग शांत हो जाएं, आपकी तरफ देखा, आप शांत हो गए, आप समझ गए कि हाँ सर का मूड जो है बदलने वाला है, ठीक है? तो ये सब फॉर्मल और इनफॉर्मल जेस्चर्स पॉइंट होते हैं हमारे। अब कोई भी कम्युनिकेशन जो है उसकी कुछ एक साइकिल होती है, यानी एक जगह से मैसेज को दूसरी जगह पर पहुंचाना, ठीक है ना? यानी स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट तक हमारे मैसेज को पहुंचाने के लिए हमें कुछ इन तरीके के फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करना होता है और इसके पीछे की साइकिल क्या है, कैसे ये चीजें काम करती हैं, अगर ये एक सिटी में है तो हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो किसी भी व्यक्ति के मन में कोई आइडिया आता है, मान लीजिए मेरे मन में एक आइडिया आया कि आज मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ये मेरे मन में आइडिया आया। अब उसके बाद मैं उसकी एनकोडिंग करूंगा, यानी अपने आइडिया को प्रेजेंटेशन में लिखूंगा। उसके बाद एक चैनल सेलेक्ट करूंगा। चैनल मतलब कोई मीडियम, जैसे हमारे आपके बीच में पहुंचने के लिए जो मीडियम है वो क्या है? यूट्यूब है, ठीक है? उसके बाद अब इस यूट्यूब का जो रिसीवर इंटरप्टर है उस मैसेज को डिकोड करेगा, यानी आपके सामने दिखा रहा है। जो प्रेजेंटेशन मैंने पहले बनाई, मेरे मन में एक आइडिया आया, आइडिया के बाद उसको मैंने पीपीटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करा, जिसमें मैंने एक चैनल को सेलेक्ट करा जहां पर मैं पीपीटी को शो करूंगा, जो यूट्यूब है। उसके बाद इसी यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे दिए गए मैसेज को डिकोड करके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर अपने मोबाइल पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद जब आप चैट बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देते हैं कि हाँ सर, आवाज प्रॉपर आ रही है, आप जो समझा रहे हैं वो समझ आ रहा है, तो ये सब चीजें कैसे होती है? एक प्रॉपर साइकिल के मेथड से होती हैं। किसी भी कम्युनिकेशन में
यही फॉर्मेट चूज करते हैं अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, हमारे मन में पहले कोई विचार आता है, उसके बाद उस विचार को हम कॉपी पेन इन सब चीजों पे इम्प्रिंट करते हैं, फिर कोई एक माध्यम ढूंढते हैं अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, फिर वो व्यक्ति हमारी बातों को समझने के लिए उस मैसेज को डिकोड करता है, फिर अपना रिस्पॉन्स हमें देता है। अब किसी भी कम्युनिकेशन में जो रूल होते हैं, जैसे आप जानते होंगे ट्रैफिक के नियम होते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन के जो रूल हैं, आपको अपनी बातें दूसरे व्यक्ति के सामने जब रखनी है, तो क्या कम्युनिकेशन के रूल हमें समझने होंगे। पहला है, आप जो भी चीजें बोलें, वो सिंपल होनी चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं, मुझे आज पनीर खाना है, तो मैंने स्पष्ट कहा कि हाँ, मेरी जो स्वेच्छा है आज पनीर खाने की है। मैंने बात को कम शब्दों में क्लियर करा और पूर्ण भी होनी चाहिए वो बात, ऐसा ना हो वो बात आधी अधूरी है। ठीक है, उसके बाद उस बात का एक संक्षिप्त व्याकरण होना चाहिए हमारे पास, व्याकरण और व्याख्या उस चीज को समझने के लिए, यानी कि कॉन्शियस होने चाहिए हम हर पॉइंट पे, जो भी हम बात कर रहे हैं उसका एक संक्षिप्त व्याख्या होनी चाहिए। वो बात सही भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ग्रामेटिकल एरर्स के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। अभी ये मैं भी सीख रहा हूं और आप भी इन चीजों पे मेरे साथ सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हम ग्रामेटिकल पैटर्न्स की मदद से अपने कहे गए सेंटेंस को सही फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमें ग्रामर आनी चाहिए। अगर मैंने आपसे कोई वर्ड कहा साइमल्टेनियसली, इसका मतलब आपको नहीं पता है, तो यानी मैं कम्युनिकेशन बैरियर बीच में बना रहा हूं। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा जो आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज को ब्रेक करके मेरी बातों को आप तक आसानी से पहुंचा सकें। और कम्युनिकेशन का जो 5वां पैरामीटर है वो है विनम्रता, यानी कॉर्चियस। आप जब तक अपने कम्युनिकेशन लैंग्वेज में विनम्र नहीं रहेंगे, तब तक आप अपनी बातों को आसानी से दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे और ना ही दूसरे की बातें आप खुद अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अपनी बातें आपको दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोई ठोस वजह, ठोस मुद्दा भी होना चाहिए। जैसे मेरा आप तक ये लर्निंग पहुंचाने का तरीका या फिर वजह क्या है कि आप अपने करिकुलम की पढ़ाई को करें, साथ ही साथ अपने आप को स्किल भी करें और अर्न भी करें और अपने राइट्स को भी समझ पाएं। आगे इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करना है, ये सारे पैरामीटर्स आप बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाएं। उसके बाद सुसंगत यानी कोहेरेंट। जो भी बात मैंने शुरुआती तरीके से कही है, अंत तक सारी चीजें उससे रिलेट करती हुई हों। जैसे अगर मैं आपके करिकुलम की बात करूं, तो सबसे पहले हमने कहा आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, आजकल डीसेट सारे मैन पावर इंडस्ट्री से अलग क्यों है? डीसेट इसीलिए अलग है क्योंकि वो बच्चे को बताती है जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, आपके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। आपको इंग्लिश में विद्वान नहीं होना, सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको ये समझ आना चाहिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आप अपनी ऊपर हायरार्की तक इस डॉक्यूमेंटेशन को कैसे समझा सकते हो। फिर जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जिस भी मैकेनिकल डोमेन में आप काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो, वहां पर बेसिक थ्योरेटिकल प्रिंसिपल आपको आने चाहिए जो हम आपके सिलेबस से आपको समझाते हैं। तीसरा, अगर आपको आगे इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तब क्या होना चाहिए? आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर इंडस्ट्रीज में ऑडिट भी होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की ऑडिट होती हैं, क्वालिटी की, मेंटेनेंस की, प्रोडक्शन की। ठीक है, इन सब के कौन कौन से सर्टिफिकेशन हैं, फिर बाद में इंडस्ट्रियल टॉपिक जो हैं जैसे 5S काइजन, ठीक है, इन और आउट, ये सब चीजें जो जापानीज टेक्निक है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज काम करती हैं। तो मेरी सारी बातें एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं और सब चीजें एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आप करिकुलम नहीं समझ पाओगे, करिकुलम नहीं समझोगे तो सर्टिफिकेशन कैसे कर पाओगे, सर्टिफिकेशन नहीं करोगे तो इंडस्ट्रियल टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो यानी सुसंगत, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
तो इस तरीके से 7 सी जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन के। अब पर्पस और इंपॉर्टेंस यानी कि हमारी कम्युनिकेशन का क्या पर्पस है और हमारा महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है। उद्देश्य और महत्व, ये दो बड़े अलग-अलग पहलू हैं, विचार करने योग्य विषय हैं ये दोनों के दोनों। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य होता है आपको सूचित करना, अपनी जो भी थॉट हैं, जो भी आइडिया हैं उसके बारे में। उस आइडिया को आसान भाषा में आपको समझाना, उस आइडिया के प्रति आपको प्रेरित करना और आपके और जो भी व्यक्ति उस आइडिया को समझा रहा है, उसके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन रिलेशन बनाना। अगर मान लीजिए मैंने आज एक आइडिया दिया है कि आने वाले फ्यूचर में कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, तो ये एक सूचना हुई। अब इस तरीके को समझाना कि किस तरीके से हम अपना पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ये दूसरा हो गया टू परसुएड। अब इसके प्रति बच्चों को, लोगों को मोटिवेट करना, फिर उसके बाद आप में और मेरे में कंटिन्यूअस एक अच्छा रिलेशन बनाना, ये तो हो गया उद्देश्य यानी पर्पस कम्युनिकेशन का। अब महत्व क्या है, यानी ये मैटर क्यों करता है? निर्णय लेने के लिए, ठीक है ना? हम किसी भी कम्युनिकेशन की बात करें, अगर कोई भी टॉपिक है, अगर हम उसकी अच्छी समझ रखते हैं तो अपनी चॉइसेस को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, सारी चीजों में कोऑर्डिनेशन अच्छा बना पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होगा और कुछ नया बना पाएंगे यानी इनोवेट कर पाएंगे। इन सब चीजों के लिए कम्युनिकेशन मैटर करता है। आपका निर्णय लेना, लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, आसानी से टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आप प्रॉब्लम को कब सॉल्व कर पाओगे? जब सामने वाले की पूरी थॉट प्रोसेस आप समझ पाओ, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद ही आप कुछ नया इनोवेट कर पाते हो। तो ये सारे हमारे कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स थे। अब हम समझेंगे ऐसे कौन कौन से बैरियर हैं, यानी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जब हम दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें सामना करना पड़ता है। पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है? आप और आपके मित्र बात कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारी नॉइज है, बहुत दूर हैं, मान लीजिए 100-200 मीटर है, तो चीख चिल्ला के आप लोग बात कर रहे हैं। अगर आप करेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन है। आप कहीं पर बैठे हुए हैं, जाड़े में कपड़े कम पहन रखे हैं, अब जो भी आप बात कहना चाह रहे हैं, दांत कपकपा रहे हैं, आप भी कपकपा रहे हैं, कॉन्शियसली अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं। यानी फिजिकल बैरियर्स के ये सब पैरामीटर हैं, नॉइज, डिस्टेंस, पुअर टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद दूसरा आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं में क्या होती है? इससे पहले मैं भी बड़ा ग्रसित था। प्री जज, किसी की बात पूरी होने से पहले ही हमने उसका निष्कर्ष निर्णय अपने दिमाग में बैठा लिया है। स्ट्रेस, क्लोज माइंडसेट, अगर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, तो जो भी हम डिसीजन लेंगे उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन के तहत ही लेंगे। हम अपने ब्रेन को अगर पूरी तरीके से एक बैरियर में रखते हैं, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा करी है, हम और नई इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, उसी इंफॉर्मेशन के तहत हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल ब्लॉकेज, हमारा किसी थॉट प्रोसेस को लेके बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर ये कहा जाए कि उसको अपने ही बच्चे का ऑपरेशन करना है, तो हो सकता है उसका हाथ कांपे, अगर वो इमोशनल बैरियर को कन्वे अच्छे से नहीं करता है तो। तीसरा है सेमेनाटिक बैरियर, यानी शब्दार्थ बाधाएं। अब जैसे मैंने कहा, अगर मैं आपको कुछ इंग्लिश के टफ वर्ड दूं, जो कि मुझे भी अगर कोई दे, मेरे जो सीनियर हैं प्रमोद जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे, जब मैंने पहली वीडियो यूट्यूब पर डाली तो मेरे साथ कई सारी दिक्कतें थी। मैं वर्ड टर्मिनोलॉजी में कह कुछ रहा था और यूज कुछ और कर रहा था। एज ए टीचर
शायद मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से कनेक्ट करता हूँ बात समझाने पे, शब्दों पे नहीं करता। लेकिन प्रमोद जी ने मुझे चीज़ें समझाई और उनके समझाने के तरीके से ही मैं समझ पाया कि हाँ, मेरे अंदर वो कमी है, मुझे वो दूर करनी है। तो मुझे कुछ ऐसे टफ वर्ड यूज़ नहीं करने हैं जो आप समझ ही ना पाएँ। अगर मुझे आपके और अपने बीच में कम्युनिकेशन बनाना है, तो मुझे उन्हीं शब्दों का चयन करना पड़ेगा, जिसके कारण आप आसानी से समझें और मैं अपनी बातों को आसानी से आप तक समझा सकूँ, ताकि अगर आपका कोई पॉइंट है तो आप रेज़ करें। कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे समझाना चाहते हैं, वो तभी समझा पाएँगे, वो तभी सवाल पूछ पाएँगे जब आपको सवाल समझ में आएगा। तो सेमेंटिक बैरियर हमें नहीं रखना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, आप कहीं पर भी अगर काम कर रहे हैं, तो आपके पास इतनी छूट होनी चाहिए और एक फॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए, अपनी बातों को ऊपर वाली हायरार्की तक आप आसानी से पहुंचा सकें। काफी सारी इंडस्ट्रीज में सजेशन बॉक्स होते हैं, वहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर, आपकी इंडस्ट्री में भी होगा, ये जितने बच्चे देख रहे होंगे, आपको अगर लगता है कि हाँ, ये कोई सजेशन है ऐसा जिसके कारण इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है आगे चल के, तो आप अपना सजेशन डायरेक्ट उस हायरार्की के अपर मेंबर तक भी पहुंचा सकते हैं। तो ये भी हमें नहीं रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद इन सब चीजों की रिपेयर और रेमेडीज क्या है, यानी उपाय और समाधान क्या है। पहला है, सबसे पहली जो चीज है, आपको बनना पड़ेगा एक्टिव लिसनर। चुपचाप हो गए। मैं ये भी समझ सकता हूँ काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। जो बेचारे घर से भागे होंगे कि अब पढ़ना ही नहीं है और यहाँ आगे पढ़ना पड़ रहा है। आपके समय में मैं बात करूँ जब आप लोगों की एज में मैं था तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं भी पढ़ाई से बहुत भागता था, ठीक है? लेकिन मेरे माँ के योगदान से मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब चीजें कब होती हैं? जब आप लगे रहते हो। आप विफल होगे, आप लगे रहोगे, आप बस एक चीज मेरे कहने से ये काम करना, आप बस आके बैठना जरूर। सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपके जीवन की, वो रहनी चाहिए एक स्टेप लेकर, आपको भले इसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप फिजिकली प्रेजेंट रहो सबसे पहले। जब आप फिजिकली प्रेजेंट रहोगे तो एक दिन मेंटली जरूर प्रेजेंट हो जाओगे। एक्टिव लिसनर हो रहा है, चुपचाप होके पहले बात सुननी है, अपने सवाल बनाने हैं, सवाल को फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करना है, सिंपल लैंग्वेज रखनी है, आप जिस भी भाषा में अपनी बातें कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में वो कहिए। अपने फीडबैक को, ठीक है ना, अपनी फीडबैक को, यानी कि जैसे मैंने कहा मेरे अंदर कमी थी, काफी सारे वर्ड्स को कहना कुछ चाहता था, लेकिन उन वर्ड्स की जगह पे दूसरे वर्ड्स को मैं इस्तेमाल कर ले रहा था। ऐसे ही आप भी अपना ऑब्जर्वेशन लीजिए कि आप किन-किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो ज़रूरी बोलना नहीं है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है बोलने से। उसके बाद प्रैक्टिस एम्पैथी, अपने आप को और दूसरे पर्सन्स को भी सहानुभूति दीजिए कि आप ये काम कर सकते हैं। अपने आप से भी बोलिए, साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके सामने वाला आपका मित्र जो है, वो कुछ चीज़ों में आपसे पीछे है, तो आप उसको एम्पैथी दीजिए कि हाँ, आज नहीं कल तुम कर लोगे। भले से उससे हो या फिर ना हो, लेकिन कभी उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं भीड़ का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं तो क्या नाम है, खड़े होने लायक ही नहीं हूँ, है ना? कभी किसी को ये नहीं लगना चाहिए। तो इन सब रेमेडीज से आप अपने कम्युनिकेशन बैरियर को खत्म कर पाएंगे, अपने ऊपर काम कर पाएंगे और अपनी बातों को सरलता से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और मैं अपने लेक्चर को एक बार और कंक्लूड करना चाहता हूं। शुरुआत में हमने ये समझा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के टाइप को समझा, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, नॉन वर्बल में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। वर्बल का मतलब अपनी बातों को बोलकर या लिख कर बताना, नॉन वर्बल का मतलब इशारों से, जेस्चर से, ठीक है ना, इन सब तरीकों से अपनी बातों को
कन्वे करना। उसके बाद हमने 7C की बात करी कि किस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल हैं 7C वो कौन-कौन से हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्या चीज़ होती है हमारे पास? क्या चीज़ होती है बताओ? बोलो। देखो, पहली चीज़ है हमारे पास हमारा थॉट क्लियर होना चाहिए, हमारा थॉट कंप्लीट होना चाहिए, हमारा थॉट कॉन्शियस होना चाहिए यानी संक्षिप्त होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना? कार्चियस होना चाहिए यानी विनम्र होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए यानी एक ठोस थॉट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में हम बात कर रहे हैं। कोहेरेंट होना चाहिए यानी सुसंगत होना चाहिए, पहली बात से आखिरी बात रिलेट करते होने चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने अगर बात शुरू करी, मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और मैं रहने वाला मुरादाबाद का हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि और इंग्लैंड में क्या चल रहा है? तो ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट करती हुई नहीं है। जब आप कॉन्शियसली एक पीस में नहीं होते हैं, माइंडली डिस्टर्ब हैं, तो समझ सकते हैं कि इन तरीके की बातें सही लगती हैं। लेकिन कम्युनिकेशन बैरियर में ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, आपकी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके से क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आपका अटेंडेंस का लिंक मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पर अपनी अटेंडेंस को मार्क करिए। अटेंडेंस को मार्क करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। जो लोग लाइव देखते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप में से जितने लोग अभी शिफ्ट में हैं, शिफ्ट के बाद वीडियोज़ को वॉच करिए, अटेंडेंस को मार्क कीजिए। अटेंडेंस में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये मंथ कंप्लीट होने के बाद 50 क्वेश्चन का एक असेसमेंट मिलेगा, वो भी सबके लिए कंपल्सरी है, ठीक है? वी वॉक के प्रोग्राम की अभी क्लासेस चल रही हैं। जो शेड्यूल है वो आपको पता ही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। इस तरीके से हम लोग क्लासेस को कर रहे हैं। पहले मंथ का मॉड्यूल है, सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट को हम कवर कर दें। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे 5 महीने में हम वीवॉक के मैन्युफैक्चरिंग का सिलेबस खत्म कर दें। उसके बाद आपको क्विज़ेस मिलते रहेंगे, सब चीज़ें आगे इसी फॉर्मेट में चलती रहेंगी। फिर हम डी वॉक के जो स्टूडेंट हैं, उनका जनवरी से कोर्स स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद अलग-अलग ब्रांचेस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आपका जो मॉड्यूल है सर्टिफिकेशंस का, इंडस्ट्रियल टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें भी इवॉल्व होंगी। मेरे साथ आपके सहयोगी बनेंगे लोकेश और आने वाले हमारे नए फैकल्टी मोहित जी। तो सबको आप इसी तरीके से प्यार दीजिएगा जिस तरीके से आप लोग मेरी क्लास में रहते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में टुमारो 8 पीएम, ठीक है? ध्यान रखिए अपना। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।